नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव जिसकी परिणति विपक्ष को मालूम है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इसका अंजाम क्या होना है। ये 2024 से पहले, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद में आखिरी रण है। इस रण का नतीजा भी तय है। इस रण का जिसने आगाज किया यानी विपक्ष, उसकी हार, और जिसको इस रण के लिए ललकारा गया यानी सरकार, उसकी जीत होना तय है। ये अविश्वास प्रस्ताव लेकिन सिर्फ हार जीत के तौर पर, आंकड़ों के आधार पर हार जीत के तौर पर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आंकड़े तो सरकार के पक्ष में है, बहुमत से बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया? क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल खुद सरकार के ट्रैप में फंस गए हैं? दरअसल ये एक मंच है राजनीतिक संदेश देने का, ये एक मंच है अपनी बात जनता तक पहुंचाने की और 2024 के लिए विमर्श खड़ा करने की। समझ में नहीं आता कि विपक्ष आखिर ये प्रस्ताव लेकर ही क्यों आया। अब ये मणिपुर वाला तर्क तो मेरे गले के नीचे नहीं उतरता, बेमानी लगता है ये तर्क, क्योंकि अगर मणिपुर की वाकई चिंता होती विपक्ष को तो किस नियम के अंतर्गत चर्चा हो, इस पर विपक्ष नहीं अड़ता, क्योंकि किसी भी नियम के अंतर्गत चर्चा हो सरकार को तो कोई खतरा है नहीं, तो डर किस बात का। जब गृह मंत्री ने कह दिया कि आप जितनी लंबी चाहें उतनी लंबी चर्चा होगी, इस पर कोई समस्या नहीं है, तो आप क्यों भाग रहे थे? इसका जवाब तो आपको देना होगा। और मणिपुर पर अगर आपको चर्चा थी तो आप इस बात पर नहीं अड़ते कि पहले प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दे, उसके बाद चर्चा होगी। ऐसा कौन सा नियम है? ऐसा कब होता है कि पहले प्रधानमंत्री बयान दे, उसके बाद फिर चर्चा शुरू हो? तो ये सारी बातें बेकार की हैं। लेकिन विपक्षी दल दरअसल ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आप भी सुनिए और शायद आपको भी लगे कि कुछ हद तक ये बात ठीक भी है। विपक्ष अपने घटक दलों के विश्वास को टेस्ट करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक में कही। उन्होंने एक बात और कही कि हम आखिरी बॉल में छक्का लगाएंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की 2024 से पहले सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगी। उसने सरकार को, नरेंद्र मोदी को, उनके हाथ में एक ऐसा हथियार खुद पकड़ा दिया जिससे विपक्ष का संहार, मैं राजनीतिक संहार की बात कर रही हूं, होना तय है। विपक्ष दिशाहीन, रणनीति विहीन नजर आ रहा है, जिसने मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में एक ऐसा टेस्ट रखा जिसमें वो फेल हो ही जाएगा, ये तय है। क्योंकि बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार के दौरान की कमियां, उनके समय की खामियों को, 60 साल में क्या किया गया, इन सबको जोर जोर से उजागर करेगी चुनाव के पहले, क्योंकि 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उसके लिए नैरेटिव गढ़ना शुरू किया जा चुका है, माहौल बन चुका है हर तरफ से। अब आप देखेंगे तो ये फील आने लगा है कि हाँ, वाकई 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। सरकार अपने कामों को बताएगी, जोर शोर से बताएगी, और वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत पे वो ये संदेश देगी और ये संदेश जनता तक पहुंचाएगी। लगता है कि जो दिल्ली सर्विस बिल आया उस पर INDIA की हार विपक्ष के लिए काफी नहीं थी और उसे लगा कि नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इसमें और मजबूती होनी चाहिए, मोहर लगनी चाहिए, तो उसे लगा अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो कांग्रेस के नेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने पेश किया था। राहुल गांधी अयोग्य से योग्य घोषित हो गए। कल वो सदन में पहुंचे तो आज ये था कि संसद में इस चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी करेंगे। लेकिन ऐन मौके पर गौरव गोगोई, जिन्होंने इस प्रस्ताव को पेश किया था, उन्होंने ही चर्चा की शुरुआत की। चर्चा को गौरव गोगोई ने मणिपुर के आसपास रखा। उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें, लेकिन फर्क है बीजेपी नेताओं के बोलने में और कांग्रेस के नेताओं के बोलने में। ये आपको आगे बताऊंगी कि क्या ये फर्क है और कहां पर मात खाती है कांग्रेस और क्यों उसने अपने लिए ही एक सेल्फ गोल कर दिया है। गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मौन व्रत तोड़ा जा सके, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। लेकिन दिक्कत तो यह है कि मौन व्रत आप उनका तोड़ेंगे और उसके बाद आपका क्या क्या टूटेगा। मतलब आप इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर उधर, मतलब क्या क्या धज्जियां उड़ती हैं। अब 2019 का शायद भूल गए हैं, तो आप खुद अपनी धुलाई का इंतजाम आपने किया है। चर्चा की शुरुआत बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने की। कल आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने, मैंने वीडियो भी बनाया, आप उसको देख सकते हैं।
मैं उसका लिंक दे दूंगी। निशिकांत दुबे ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हवाला दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन है पूरी, अमेरिका के एक व्यवसायी, भारत के कुछ एजेंडाधारी पत्रकार जिनको मोटा पैसा मिलता है चीन से, वो किस तरह से इन सब का लिंक है। और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, इसमें किस तरह से जिक्र किया गया है, पत्रकारों के नाम शामिल हैं। ये सब सीधा सीधा वार किया तब जब राहुल गांधी अयोग्य से योग्य घोषित होने के बाद पहली बार सदन पहुंचे। तो एक बार ऐसा लगा कि क्या कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के मन में डर बैठ गया, क्योंकि पता था कि बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत निशिकांत दुबे करेंगे और कल वो उन्होंने मतलब जो सदन में बोले हैं वो, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बगले झांक रहे थे। तो लगा कि क्या उनका सामना करने से डर रहे थे क्या, इसीलिए राहुल गांधी ने सदन में चर्चा की शुरुआत नहीं की, क्योंकि वो शुरुआत करते तो जवाब देते निशिकांत दुबे जवाब देने वाले थे जिनका वो सामना शायद नहीं करना चाहते थे। हालांकि खबर ये भी है कि राहुल गांधी तब सदन में बोलेंगे जब नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद होंगे, यानी 10 तारीख को, क्योंकि आज 7 आखिरी ये चर्चा आज 8 तारीख है और 9, 10, 10 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और जब वो सदन में मौजूद होंगे तब राहुल गांधी बोलेंगे, ताकि ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है ये भी कारण हो। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की एक दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी के पास प्रखर वक्ताओं की कमी है। जब गौरव गोगोई बोल रहे थे चर्चा की शुरुआत की तो उस वक्त समझ में आ गया, क्योंकि हिंदी भी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हिंदी नहीं है, और उसके बाद आपका आर्टिकुलेशन कैसा है, आप कोई बात कह रहे हो किस तरीके से कह रहे हो, बहुत इंपैक्टफुल होती है। इसमें कांग्रेस पार्टी बहुत पिछड़ती है, काम के लिए ही नहीं, काम के लिहाज से नहीं, इस लिहाज से भी बहुत पिछड़ती है। तो गौरव गोगोई के बाद जब निशिकांत दुबे बोले तो वो डिफरेंस दिख गया, और ये डिफरेंस आपको लगभग पूरे इस चर्चा के दौरान दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 2-3 ही वक्ता हैं जो अच्छे वक्ता हैं। इसके अलावा अब जो बाकी विपक्ष में पार्टियां हैं, जो डीएमके के नेता हैं या जो और हैं, वो समझ लीजिए उनकी भी हिंदी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी में ही बोलेंगे, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि कांग्रेस ने ये सेल्फ गोल कर लिया है। निशिकांत दुबे ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी तक, सोनिया गांधी से लेके विपक्ष के सारे दलों तक। उन्होंने सीधा सीधा पहला हमला राहुल गांधी पर किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी देर से उठे होंगे, तैयार नहीं हो पाए, इसीलिए नहीं बोला, और गौरव गोगोई जी ने इस चर्चा की शुरुआत की, यानी पहला कटाक्ष राहुल गांधी पर। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी का कल किस तरह से सदन में स्वागत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पहली बार सदन में आ रहे। भाई वो पिछली बार भी थे, बजट सत्र में भी थे, मॉनसून सत्र में भी हैं, तो वो गए कहाँ थे, और अदालत से उन्हें सिर्फ स्टे मिला है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। बार बार राहुल गांधी कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। तो राहुल गांधी मोदी से माफी क्यों मांगेंगे, छोटी उनकी नजर में मोदी छोटी जाति के हैं, तो वो माफी क्यों मांगेंगे। राहुल सावरकर कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि सावरकर ने 28 साल जेल में गुजारे। सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थी। निशिकांत दुबे ने उन पर तंज कसा और कहा सोनिया जी के पास 2 काम है करने को, एक उन्हें बेटे को सेट करना है, दूसरा दामाद को भेंट करना है। नेशनल हेराल्ड का भी जिक्र किया। तभी मैं कह रही हूँ कि चुन चुन के सभी मामलों के ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र किया जो कांग्रेस के वीक पॉइंट हैं, कह लीजिए उनको और बखिया उधेड़ दिया आप कह सकते हैं, वो किया। अच्छा, विपक्ष के नेताओं के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि I.N.D.I.A इंडिया अलायंस के नाम से जो गठबंधन है, अगर विपक्ष के कुछ नेताओं को छोड़ दे और बाकी नेताओं को उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। INDIA में जितने दल हैं सबके सब कांग्रेस के कभी ना कभी सबका विरोध किया है कांग्रेस ने, उन पर कार्रवाई की, उसके नेताओं को जेल में भेजा, लेकिन उनका कांग्रेस नहीं हमारे साथ विरोध है। मणिपुर का भी जिक्र किया, डीएमके के समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ममता बनर्जी की टीएमसी को याद दिलाया कि नारदा और शारदा के मामले दर्ज कराने वाली कांग्रेस के वो साथ हैं इस वक्त। लालू प्रसाद यादव के लिए कहा कि कांग्रेस ने ही लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस के नेता ने ही दर्ज कराया था। शरद पवार की चुनी हुई महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त किया था, यानी उन्होंने विपक्षी दलों को बता दिया कि भाई अब जिस कांग्रेस के साथ हो उस कांग्रेस ने आपके साथ किया क्या है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, शेख अब्दुल्ला का जिक्र किया, बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने जेल में डाला था, लेकिन उसके बाद क्या है, अब आप साथ में नजर आ रहे हो। तो जो विपक्षी गठबंधन में जो लोग हैं ना,
उन पर चुन चुन कर बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने आपके साथ क्या किया और अब आप उसी कांग्रेस के साथ में हो। कांग्रेस को भी आईना दिखाया, कहा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग जैसे दलों के साथ भाजपा ने वैचारिक विरोध के साथ आज तक कभी समझौता नहीं किया। इन दोनों दलों से हमारा वैचारिक समझौता था, वैचारिक विरोध था, इसलिए समझौता नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी के लिए कहा वो वाकई, अब देखिए केरल में आईयूएमएल के साथ हैं ही, उन्हीं की मदद से राहुल गांधी चुनाव जीत पाए थे और लेफ्ट तो उनके साथ है ही, यूपीए से ही है साथ में, और बाकी लेफ्ट की तो दुकान ही चलती है कांग्रेस की वजह से, चाहे वो साथ हो या नहीं हो। इसीलिए तो लेफ्ट को सबसे ज्यादा परेशानी है जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार आई है। सदन में किरण रिजिजू भी बोले। किरण रिजिजू जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, किरण रिजिजू ने एक एक काम गिना दिया कि क्या क्या काम मोदी सरकार ने 9 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है। 2014 से 2023 तक कितना काम किया गया, विस्तार से इसका जिक्र किया और ये भी बताया कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति थी, किस तरह सरकारें नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान ही नहीं देती थी और वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक की कमी थी, वहां की समस्याओं को स्थायी रूप से सुलझाया है सब कुछ। क्योंकि मणिपुर का जिक्र हो रहा है, मणिपुर का भी जिक्र आया है, मणिपुर पे भी बात हो रही, इसीलिए उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक मैप दिया कि अभी तक सरकार ने क्या क्या किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। इग्नोर करती थी नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन इस सरकार की प्रायोरिटी में है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी स्थायी समस्याएं हैं जो मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलझाई हैं। अभी तो समझ लीजिए चर्चा की शुरुआत हुई है और पहले ही ओवर में कांग्रेस सहित विपक्षी क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित जानिए अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष के लिए, मैं फिर कह रही हूँ, सेल्फ गोल साबित होगा। बीजेपी की रणनीति आक्रामक है, ऐसा लगता है बीजेपी के ट्रैप में INDI अलायंस फंस गया है और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म उसने मुहैया करा दिया है अपनी बात सीधे सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए। अभी सोचिए, अभी नेता बोल रहे हैं सिर्फ ये, अभी अमित शाह बोलेंगे और सबसे बड़ी बात जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे सदन में तो वो क्या क्या बोलेंगे और क्या क्या नहीं बोलेंगे ये सोचा जा सकता है। वो तो अगला पिछला सारा हिसाब करते हैं, 2019 का उनका भाषण भी आपको याद होगा। एक एक कंपैरिजन होगा, एक एक बात बताई जाएगी कि 9 साल में क्या हुआ और 60 साल में कांग्रेस की सरकार ने, 55-60 साल के शासन में कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या नहीं किया था। जो किया जाता तो देश की स्थिति आज कुछ होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को विकसित बनाने का सपना, उसका भी जिक्र हुआ है। तो अभी देखते जाइए, ये चर्चा चल रही है, लेकिन शुरुआत में ही कांग्रेस की ऐसी धुलाई हुई है और विपक्षी दलों की ऐसी धुलाई हुई है कि वाकई ये लग रहा है कि अब आगे और क्या होगा। ऐसा लग रहा है खुद के सर पे खुद से मुसीबत मोल ले ली है। फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।